आवारा साधकों में से एल्डर रेमन युद्ध कौशल के मामले में सबसे कमजोर था, हालांकि राजा के राज्य में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, अन्य आवारा साधकों सहित। वास्तव में उन्हें सबसे शक्तिशाली घुमक्कड़ साधक माना जा सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति उन आत्मिक पशुओं में निहित है जिन्हें उसने पालतू बनाया और पाला पोसा। एल्डर रेमन केवल अपने साधना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए साधना करते हैं ताकि वे अपने गुप्त क्षेत्र अनंत उद्यान के पोषण के लिए अधिक साधना संसाधन एकत्र कर सकें। उसके गुप्त क्षेत्र के साथ साथ आत्मिक जानवर, पौधे और पेड़ भी अपने स्तर पर विकसित हो सकते थे। खांसी। दूर जा गिरा सुनहरा राक्षस राजा खांसते हुए मुंह में काला खून छोड़ गया जब उसने रक्तलाल आंखों से क्रिस्टल कवचधारी पंखधारी बाघ राजा को देखा। मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा और खा जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद सुनहरे राक्षस राजा ने उसके मुंह में एक गोली डाल दी और जल्द ही उसका शरीर रूपांतरित होने लगा। तुम मुझे खाना चाहते हो? चलो देखते हैं। बाघ राजा को इस बात पर बहुत गर्व था कि उसने अपने स्वामी एल्डर रेमन का सम्मान करने की जहमत नहीं उठाई। इसलिए सुनहरे राक्षस राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने सीधे उसका मजाक उड़ाया। गर्जन। जल्द ही बाघ राजा और रूपांतरित स्वर्ण राक्षस राजा के बीच तीव्र लड़ाई शुरू हो गई जबकि रेमन ने किनारे से बाघ राजा का उत्साहवर्धन किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूढ़ी औरत, तुम अपना घूंघट क्यों नहीं हटाती और मुझे अपना कुरूप चेहरा क्यों नहीं दिखाती? बगल में सुनहरा दानव राजा जो सैंड्रा से लड़ रहा था, उसने उसके साथ मजाक किया क्योंकि उसने 1 दर्जन रैंक 6 राक्षसी आत्मिक जानवरों को बुलाया था। जैसे ही उन्हें बुलाया गया, राक्षसी जानवर सैंड्रा की ओर दौड़ा। क्यों नहीं? आश्चर्य की बात यह रही कि सैंड्रा ने अपने चेहरे पर से पर्दा हटा दिया और सुनहरे राक्षस राजा को देखकर मुस्कुराए। सुंदर। एक क्षण के लिए सुनहरे राक्षस राजा को एक सुंदर सुनहरी रानी का चेहरा दिखाई दिया। क्या ये भ्रम है? ये केवल कुछ क्षण तक ही चला, इससे पहले कि सुनहरे राक्षस राजा ने सैंड्रा का असली चेहरा देखा, जो एक मध्यम आयु वर्ग की महिला का चेहरा था। अपने मालिक को मार डालो। हालांकि अगले ही पल उसने सैंड्रा की आवाज़ सुनी और देखा कि उसके अपने राक्षसी आत्मिक जानवर उसे मारने के इरादे से उसकी ओर दौड़ रहे थे। क्या बकवास है? स्वर्ण राक्षस राजा एक क्षण के लिए चौंक गया, फिर गंभीर हो गया और आदेश दिया, वापस जाओ और आराम करो। चूंकि वही था जिसने राक्षसी आत्मिक जानवरों को बुलाया था, इसलिए सुनहरे राक्षस राजा ने सोचा कि वह उन्हें वापस भेज सकता है। हालांकि वह उन्हें वापस भेजने में असमर्थ था, जिससे उसे अपने दांत पीसने पड़े। चूंकि तुम मेरे नियंत्रण से बाहर हो, इसलिए अब मैं केवल एक ही काम कर सकता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा कहने के बाद सुनहरे राक्षस राजा ने कहीं से एक सुनहरे रंग का कोड़ा बुलाया और राक्षसी आत्मिक जानवरों पर कोड़ा चलाया। गर्जन। जैसे ही कोड़ा राक्षसी आत्मिक पशु पर पड़ता, वह एक बड़ा घाव कर देता, जिससे वह राक्षसी आत्मिक पशु दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता। हालांकि इससे कोई भी राक्षसी आत्मिक जानवर नहीं रुका, इसके बजाय वे और भी अधिक उग्र हो गए और सुनहरे राक्षस राजाओं की ओर बढ़ने लगे। लानत है, मेरी ताकत अब उच्च स्तरीय राजा के दायरे में नहीं है। मैं उन्हें एक कोड़े में भी नहीं मार सकता। यदि वह कोई बूढ़ा सुनहरा राक्षस राजा होता तो वह एक ही कोड़े से सभी राक्षसी आत्मिक जानवरों को मार डालता, हालांकि अब वह उनमें से एक को भी नहीं मार सकता। लगता है मुझे भी गोली लेनी पड़ेगी। अपना सिर हिलाते हुए सुनहरे राक्षस राजा ने गोली निगल ली और अपना रूपांतरण शुरू कर दिया। जहां तक राक्षसी आत्मिक जानवरों या सैंड्रा का सवाल है, सुनहरे राक्षस राजा को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि जब तक उसका रूपांतरण पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे एक सुनहरे अवरोध द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्लैंग। गर्जन। जैसा उसने सोचा था, राक्षसी आत्मिक जानवरों को सुनहरे अवरोध ने रोक दिया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शांत चंद्र प्रहार। हालांकि अगले ही क्षण सुनहरे राक्षस राजा की मुस्कान उस समय फीकी पड़ गई जब उसने देखा कि दूरी पर खड़ी मानव महिला एक प्रकाश की चमक में बदल गई और उसके सुनहरे अवरोध को तोड़कर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की सवारी करने वाले पर्यटकों ने दिया खौफनाक बयान। मिसेज डाउटफायर की नताली अब बड़ी हो गई है और आपका जबड़ा खुला रह जाएगा। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ी औरत कहने की? हालांकि सैंड्रा मुस्कुरा रही थी, लेकिन सुनहरे राक्षस राजा को उसकी ओर देखते ही ठंड लग रही थी और क्योंकि परिवर्तन प्रक्रिया अभी भी बीच में थी, वह हिलने में असमर्थ था। लानत है, मैं परिवर्तन प्रक्रिया रोक दूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। परिवर्तन प्रक्रिया को बीच में ही रोकने से उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और स्वर्ण दानव राजा जानता था कि वह सैंड्रा से तब तक नहीं लड़ सकता जब तक वह मरना नहीं चाहता। इसलिए उसने अपनी परिवर्तन प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ दिया और सैंड्रा से दूर भागने लगा। आखिर किसने कहा कि ये आवारा साधक कमज़ोर हैं? उनके साधक कानून पहले से ही अधिकतम स्तर पर हैं और वे राजा के दायरे में घुसने से बस एक कदम दूर हैं। भागते समय उस सुनहरे राक्षस ने यह बात सोची और आगे कहा, भगवान का शुक्र है, मैं अपने साथ भागने का एक ताबीज ले आया था।
वह सैंड्रा से कुछ किलोमीटर दूर भागने में केवल इसलिए सफल हो पाया क्योंकि उसके पास भागने का एक ऐसा ताबीज था जो उसे उसके वर्तमान स्थान से कुछ किलोमीटर दूर ले जा सकता था। वापस लड़ाई वाली जगह पर। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से बच सकते हो? सैंड्रा ने उसी दिशा में देखा जिस ओर से सुनहरा राक्षस राजा भागकर आया था और उसी दिशा में भागी मानो वह सुनहरे राक्षस राजा के पैरों के निशान स्पष्ट रूप से देख सकती थी, हालांकि जमीन पर कोई भी निशान नहीं था। उनकी लड़ाई से आपने क्या सीखा? एस्मुंड और गिल्ड मास्टर, जो सुनहरे राक्षस राजाओं के साथ अपनी लड़ाई का आनंद ले रहे थे, ने अपने विरोधियों से चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हम सुनहरे दानव राजा भी अपने बगल में हो रही अन्य लड़ाइयों पर ध्यान दे रहे थे और उन्होंने सैंड्रा और सुनहरे दानव राजा के बीच हुई हर घटना को देखा। वे भ्रमित भाव से बोले, क्या आप अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी कम नहीं आंकते? नहीं, कभी भी किसी महिला को बुरी मत कहो। एस्मुंड और गिल्ड मास्टर ने अपनी लड़ाई जारी रखने से पहले एक ही समय पर जवाब दिया। कहने के बाद गिल्ड मास्टर और एस्मुंड दोनों ने अपना पूरा ध्यान अपनी चल रही लड़ाई पर केंद्रित कर लिया। क्लैंग, एस्मंड, जिसे सार का जालसाज भी कहा जाता है, अपने विशाल हथौड़े से सुनहरे राक्षस राजा पर प्रहार कर रहा था, जो एक सुनहरे ढाल से उसके हमलों को रोक रहा था। अगर मेरे पास यह महान ढाल नहीं होती तो मेरे लिए इस राक्षस के खिलाफ लड़ना मुश्किल होता। सुनहरे दानव राजा ने अपनी सुनहरी ढाल को थोड़ा सा हिलाकर एस्मुंड की ओर देखा, हालांकि अगले ही सेकंड में एक और वार सुनहरी ढाल पर पड़ा। यद्यपि वह एस्मुंड के प्रहारों को रोकने में सक्षम था, फिर भी प्रत्येक प्रहार के साथ सुनहरे दानव राजा का पूरा शरीर कांप रहा था और अपनी किंवदंती ग्रेट ढाल लाने के लिए खुश था। मैं उसके हमलों को रोकता रहूंगा और जैसे ही वह थका हुआ महसूस करेगा, मैं उसे यातना दे सकता हूं। यह विचार सुनहरे दानव राजा के दिमाग में था क्योंकि वह परिवर्तन की गोली का उपयोग किए बिना एस्मंड के हमलों को रोकना जारी रखता था। धड़, क्लैंग, धड़। हालांकि प्रत्येक सेकंड बीतने के साथ सुनहरे दानव को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसे लगा कि प्रत्येक प्रहार के साथ उस पर पड़ने वाला प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लानत है, अगर यह जारी रहा तो मैं उसके हमलों का सामना नहीं कर पाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लगभग 10 वार के बाद स्वर्ण दानव राजा ने देखा कि एस्मंड पूरी तरह थका नहीं था, बल्कि एस्मंड उत्साहित दिख रहा था, जिससे स्वर्ण दानव राजा को लगा कि उसे रणनीति बदलने की जरूरत है। स्वर्ण ढाल अपने दूसरे रूप में बदलने का समय आ गया है। अपने मन में यह विचार रखते हुए स्वर्ण राक्षस राजा ने अपनी सारी शक्ति लगाकर एस्मुंड को अपनी स्वर्ण ढाल से दूर धकेल दिया और फिर उसे रूपांतरित होने का आदेश दिया। कच। हालांकि स्वर्णिम ढाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके बजाय टुकड़ों में बदलने से पहले उसमें से कुछ चटकने की आवाजें निकलीं। क्या? स्वर्ण दानव राजा को तब आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसकी पसंदीदा कलाकृति के साथ क्या हुआ। उसने क्रोध भरी निगाहों से एस्मुंड की ओर देखा। वैसे मैं अपने प्रिय के साथ हथियारों और कलाकृतियों के प्रभावों को संशोधित कर सकता हूँ। क्रोधित स्वर्ण राक्षस राजा की ओर देखते हुए एस्मंड ने उसके हाथ में रखे विशाल हथौड़े को चूमा और आगे कहा, भले ही यह एक किंवदंती श्रेणी की कलाकृति थी, लेकिन ये किंवदंती श्रेणी की कलाकृतियों की सबसे निचली श्रेणी में आती है। एस्मुंड ने स्वर्ण दानव राजा से संबंधित नष्ट कलाकृति का मजाक उड़ाया। लानत है तुझ पर, मेरी कलाकृति को नष्ट करने के कारण मैं तुझे मार डालूंगा। सुनहरे राक्षस राजा ने अपने शरीर के चारों ओर काली सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की जब वह एस्मंड की ओर अविश्वसनीय गति से दौड़ा, जिसे एस्मंड मुश्किल से देख पा रहा था। पंच पंच। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मरो, कीड़े। सुनहरा दानव राजा पागल हो गया था और उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी कि किसी भी कीमत पर एस्मंड को मारना है। इससे पहले कि एस्मंड अपना विशाल हथौड़ा घुमा पाता, सुनहरा राक्षस राजा उसके सामने आ गया और लगातार एस्मंड पर मुक्के बरसाने लगा। लगता है तुम्हारा दोस्त मरने वाला है। हे। स्वर्ण दानव राजा, जो गिल्ड मास्टर से लड़ रहा था, उसने गिल्ड मास्टर को इसके बारे में बताते हुए हंस दिया। हाँ, तुमने पहले ही अपने 2 दोस्तों को खो दिया है और तुम ही हो जो दोस्तों को खोने की बात कर रहे हो। बदले में गिल्ड मास्टर ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, जिससे सुनहरा दानव राजा परेशान हो गया क्योंकि उसने सोचा, वे इतने शक्तिशाली कैसे हैं? अगर वे राजा के दायरे में प्रवेश करते हैं तो दानव राजाओं के लिए इस दुनिया को जीतना अधिक मुश्किल हो जाएगा। मुझे उन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ मारना होगा। उन्हें प्राप्त जानकारी के अनुसार आवारा साधक शक्तिशाली थे, हालांकि वे अर्ध राजा क्षेत्र साधकों जितने शक्तिशाली नहीं थे। वास्तव में यह उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि आवारा साधकों ने अब तक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि उन्हें इसका उपयोग करने का मौका ही नहीं मिला था। वे अपने युद्ध कौशल के केवल 50-75% के साथ ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते थे तथा आज जैसी परिस्थितियों के लिए अपने कई तुरुप के पत्ते सभी से छिपाकर रखते थे। वैसे यह मेरा दोस्त नहीं है जो मरने वाला है, बल्कि यह आपका कोई और दोस्त होगा जो मरने वाला है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ गिल्ड नेता ने स्वर्ण राक्षस राजा को बताया कि वह किससे लड़ रहा था।
क्या असंभव? वह उस मानव पर हमला करने के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपयोग कर रहा है और राजा क्षेत्र से नीचे के साधकों के लिए उसे रोकना असंभव है। सुनहरे दानव राजा के चेहरे पर अविश्वसनीय भाव था जब वह पागल दानव और एस्मुंड के बीच लड़ाई देख रहा था। स्वर्गीय प्रहार, बूम! ऐसा लग रहा था जैसे सुनहरे राक्षस राजा द्वारा मुक्का मारे जाने पर भी एस्मंड को कुछ महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपने विशाल हथौड़े को जमीन पर पटक दिया, जिससे पागल हो चुका सुनहरा राक्षस राजा रेत के ढेरों के साथ हवा में उड़ गया। अब अलविदा कहने का समय आ गया है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ एस्मंड ने अपना विशाल हथौड़ा जमीन पर छोड़ दिया और अपने दोनों हाथों से सुनहरे राक्षस राजा को जमीन पर पटक दिया। धप! सुनहरे राक्षस राजा का शरीर दरारों से भर गया था और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। यहाँ तक कि अपनी मृत्यु में भी उस सुनहरे राक्षस राजा को यह समझ में नहीं आया कि एस्मंड उस राक्षस राजा को कैसे मार पाया जो अपनी जीवन शक्ति का उपयोग ऐसे ही कर रहा था। अरे, क्या तुम अपने विरोधियों को खत्म नहीं करोगे, या उन्हें हराने में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? सुनहरे दानव राजा को मारने के बाद एस्मुंड ने अपने शरीर को थोड़ा सा फैलाया और गिल्ड मास्टर की ओर देखा और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, हाहा एस्मंड, क्या तुम पिटाई की मांग कर रहे हो या क्या? गिल्ड मास्टर ने हंसते हुए एस्मंड को उत्तर दिया। हालांकि एस्मंड उन शब्दों से कांप गया और तुरंत बोला, मुझे लगता है कि आप उसे बिना किसी समस्या के हरा सकते हैं। लगता है तुम्हें अभी भी अपनी पिछली पिटाई की बात याद है। अच्छा है। गिल्ड मास्टर एस्मंड के उत्तर से संतुष्ट था क्योंकि उसने अपने सामने सुनहरे राक्षस राजा को देखा था। मूर्ख मानव, यदि तुम सचमुच इतने शक्तिशाली हो तो तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। हालांकि अब जब मैंने अपना परिवर्तन पूरा कर लिया है तो मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर दूंगा। हाहा। स्वर्ण राक्षस राजा हंसते हुए गिल्ड मास्टर की ओर बढ़ा। गोल्डन टिकटों के लिए बोनस अध्याय अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आज तुम्हें किसी भी कीमत पर मार डालूंगा। स्वर्ण दानव राजा, जिसने परिवर्तन की गोली का इस्तेमाल किया था जबकि गिल्ड मास्टर एस्मुंड को जवाब दे रहा था, गिल्ड मास्टर पर चिल्लाया। वह सिर्फ रूपांतरण की गोली तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वर्ण राक्षस राजा ने अपनी जीवन शक्ति को जलाकर गिल्ड मास्टर तथा अन्य आवारा साधकों को एक ही झटके में मार डाला। जब तक मैं इन आवारा साधकों को मार डालूंगा, भले ही मैं मिशन पूरा न कर पाऊं, मुझे भारी इनाम मिलेगा क्योंकि सभी मारे गए हैं। गिल्ड मास्टर को मारने से पहले ही उस सुनहरे राक्षस राजा ने अन्य आवारा साधकों को मारने और राक्षस प्रेरित से पुरस्कार प्राप्त करने की कल्पना की। मरना। स्वर्ण दानव राजा कुछ ही समय में गिल्ड मास्टर के पास पहुंच गया और उसने गिल्ड मास्टर पर एक मुक्का मारा जिससे गिल्ड मास्टर 1 दर्जन मीटर दूर जाकर गिरा। गिल्ड मास्टर एस्मंड, सैंड्रा जो अभी अभी अपने प्रतिद्वंद्वी को मारकर लौटी थी, रेमन जो बाघ राजा को अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, वे तब चौंक गए जब उन्होंने विशाल सुनहरे राक्षस राजा को गिल्ड मास्टर को उड़ाते हुए देखा। हाहा, मैंने सुना है कि आप आवारा साधकों के नेता हैं। लगता है आप इतने शक्तिशाली नहीं हैं। स्वर्ण दानव राजा को आश्चर्य हुआ कि वह आसानी से गिल्ड मास्टर को मुक्का मारकर दूर भगाने में सक्षम था। हालांकि उसने इसका इस्तेमाल गिल्ड मास्टर का मजाक उड़ाने के लिए किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम सबको अपने नेता के साथ रहने के लिए भेज दूंगा। हाहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये पुष्टि करने के बाद कि गिल्ड मास्टर उतना शक्तिशाली नहीं था जितना उसने सोचा था, सुनहरा राक्षस राजा अपने आप में बहुत मगन था और उसने बाकी आवारा साधकों का मजाक उड़ाया। अपने आप पर घमंड मत करो, तुम बुद्धिहीन राक्षस हो। दूर से गिल्ड मास्टर की आवाज गूंजी, जिससे विशाल सुनहरे राक्षस राजा ने एक पल के लिए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हालांकि उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तो तुम अभी भी जीवित हो। ऐसा लगता है कि तुम एक तिलचट्टा हो जिसे मरने के लिए पूरी तरह से कुचलने की जरूरत है। अपनी बात समाप्त करने के बाद विशाल स्वर्ण राक्षस राजा गिल्ड मास्टर की ओर दौड़ा। तुम्हें मुझे मारने की इतनी जल्दी है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे यातना देना चाहते हो? गिल्ड मास्टर को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी क्योंकि वह शांति से उस विशाल सुनहरे राक्षस राजा को देख रहा था जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसने एक ही शब्द कहा, काली जेल। जैसे ही उसने ऐसा कहा, अज्ञात काले रंग की सामग्री से बना एक पिंजरा आकाश में प्रकट हुआ और उसने राक्षस राजा को पिंजरे में बंद कर दिया। बूम! विशालकाय स्वर्ण राक्षस राजा ने सोचा कि वह पिंजरे को नष्ट कर सकता है, हालांकि जैसे ही उसने पिंजरे को छुआ, वह पलट गया। यह क्या है? राक्षस राजा अपनी जीवन शक्ति को जलाते हुए बड़ी मुश्किल से अपना होश संभाल पा रहा था। हालांकि जब उसे कोई बाधा आई तो उसने अपनी शेष बची हुई होश भी खो दी और पूरी तरह से पागल राक्षस बन गया, ठीक उसी तरह जैसा कि एस्मंड ने मारा था। हालांकि उस राक्षस राजा की तुलना में यह स्पष्ट रूप से बड़ा और शक्तिशाली था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं तुम्हें मार डालूंगा। डॉट डॉट। विशालकाय स्वर्ण राक्षस राजा ने एक ही वाक्य को बार बार दोहराया और पिंजरे से टकराया, लेकिन पिंजरे से टकराकर वापस गिर पड़ा। ये सजा का समय है। गिल्ड मास्टर ने पिंजरे में बंद पागल राक्षस को देखते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और बुदबुदाया, मेरे हथियार आगे आओ।
स्वूश स्वूश। जैसे ही उसने ऐसा कहा, गिल्ड मास्टर के सामने 5 चमकते हथियार प्रकट हुए। वह फिर से आ गया। अब उसे अपनी क्षमता दिखाने का समय आ गया है। हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? उसके पास महान श्रेणी के हथियार हैं और वह दिखावा भी करता है। अब मुझे उसके ट्रम्प कार्ड को छिपाने के लिए पूरे क्षेत्र को सील करना होगा। तीनों आवारा साधकों ने जब गिल्ड मास्टर को देखा तो उसके सामने 5 चमकते हुए हथियार बुला लिए, अपने सिर हिलाए और उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से गुस्सा दिख रहा था। ये सही है। गिल्ड मास्टर ने अपने सामने जो 5 चमकदार हथियार बुलाए थे, वे सभी लीजेंड ग्रेड के हथियार थे। वे सिर्फ निम्न स्तरीय लीजेंड ग्रेड के हथियार नहीं थे, इसके बजाय वे सभी उच्च स्तरीय लीजेंड ग्रेड के हथियार थे जिन्हें गिल्ड मास्टर ने अपने जीवन में अब तक दर्ज किए गए विभिन्न विरासत के मैदानों से एकत्र किया था। आवारा साधकों को छोड़कर रक्षक ओलेग सहित किसी को भी इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि एस्मंड अपनी एक कलाकृति का उपयोग करके पूरे क्षेत्र को सील कर देता है, जिससे कोई भी उस क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है यह नहीं देख सकता। रे, तुम जो भी करने की योजना बना रहे हो उसे 5 मिनट में पूरा कर लो। इससे ज्यादा समय लगेगा तो तुम्हारे तुरुप के पत्ते रक्षक ओलेग और अन्य लोगों को पता चल जाएंगे। एस्मंड ने हमेशा की तरह गिल्ड मास्टर को चेतावनी दी और फिर जमीन पर बैठ गया तथा देखने लगा कि गिल्ड मास्टर इस बार कौन सा हथियार इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। कोई बात नहीं, यह 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। गिल्ड मास्टर जानता था कि वह हमेशा एस्मंड और अन्य आवारा साधकों पर भरोसा कर सकता है और यही कारण है कि वह अपने 5 उच्च स्तरीय किंवदंती ग्रेड हथियारों को बुलाने में लापरवाह था। गिल्ड मास्टर के सामने मदराते 5 हथियार थे, एक बड़ी तलवार, एक लंबा भाला, एक मध्यम भुजा वाला परशु, एक काला खंजर और अंतिम एक लंबा धनुष। मैं तुम्हें किस हथियार से मारूं? गिल्ड मास्टर ने पिंजरे के अंदर पागल राक्षस से उसके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह बनाते हुए पूछा। आर्ग। हालांकि उसे जो जवाब मिला वह विशाल सुनहरे राक्षस राजा की क्रोधित चीख थी। आप चाहते हैं कि मैं हथियार उठाऊं? ठीक है फिर। गिल्ड मास्टर ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह पिंजरे में बंद पागल सुनहरे राक्षस राजा के लिए किसी प्रकार का उपकार कर रहा हो, क्योंकि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से उसके सभी हथियारों को छुआ। इस खंजर ने मेरे साथ जुड़ने के बाद किसी राक्षस का खून नहीं चखा है, इसलिए मैं इसे चुनूंगा। जैसे ही उसने काले खंजर से अपना हाथ हटाना बंद किया, शेष 4 हथियार थोड़ा हिलने के बाद गायब हो गए, मानो वे गिल्ड मास्टर द्वारा न चुने जाने से निराश थे। चिंता मत करो, भविष्य में सभी को अवसर मिलेगा। स्वूश। पुची पुची। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसके सामने मंडराता हुआ काला खंजर थोड़ा हिला, फिर 2 टुकड़ों में बंट गया और 2 4 हो गए। कुछ ही समय में एक खंजर 1000 खंजरों में बदल गया और काले पिंजरे में बंद विशाल सुनहरे राक्षस राजा को छेद दिया। सारी बड़ी बातें सिर्फ 2 हमलों में खत्म हो गईं। गिल्ड मास्टर ने जमीन पर पड़े पंचर हुए सुनहरे राक्षस राजा का उपहास किया, जबकि उसने दूसरों को देखा जिन्होंने पहले ही अपने विरोधियों को मार डाला था। तुम्हें जल्द ही राजा क्षेत्र साधक बन जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं भी अपने वर्तमान क्षेत्र में फंस गया हूं। बगल में क्रिस्टल बख्तरबंद पंखों वाला बाघ राजा पोर्टल में वापस जाने से पहले रेमन का मजाक उड़ा रहा था। हाहा, ये देखकर शेष आवारा साधक रेमन पर हंसने से खुद को रोक नहीं सके। ... एड्स बाय पब फ्यूचर। उस स्थान से कुछ किलोमीटर दूर। गिल्ड मास्टर ने पहले ही उस विशाल पागल सुनहरे राक्षस राजा को मार डाला। अजाक्स सुनहरे दानव राजाओं और घुमक्कड़ साधक के बीच हो रही हर घटना को देख रहा था। हालांकि कुछ मिनट पहले अजाक्स यह नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा था, जैसे कि किसी ने अंदर क्या हो रहा है ये देखने से दूसरों को रोकने के लिए किसी प्रकार का अवरोध बना दिया हो। हालांकि जब तक वह ये देख पाता कि अंदर क्या हो रहा है, तब तक सभी सुनहरे राक्षस राजा मर चुके थे, जिससे अजाक्स थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा लगता है कि वे वास्तव में उतने सरल नहीं थे जितने दिखते हैं। अब तक अजाक्स को लगता था कि वे शक्तिशाली हैं, हालांकि उसने ये कल्पना नहीं की थी कि वे इतने शक्तिशाली होंगे कि वे उच्च स्तरीय स्वर्ण राक्षस राजाओं को आसानी से मार सकेंगे। यद्यपि उनकी साधना सीलबंद थी और उन्हें शीर्ष कुलीन दानव जनरलों में गिना जाता था, फिर भी इतने कम समय में उसे मारना एक उपलब्धि थी। मैंने जो देखा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन्हें निम्न स्तर के राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को मारने में कोई समस्या नहीं होगी, और यहां तक कि वे नियमित मध्य स्तर के राजा क्षेत्र विशेषज्ञों के खिलाफ भी जीत हासिल कर सकते हैं। अजाक्स अभी भी इस बात पर आश्चर्यचकित था कि आवारा साधक कितने शक्तिशाली थे, और उसने सोचा, लेकिन वे यहाँ क्यों रुके जब वे ज़ोरोचेस्टर प्रांत में जाकर राजा के राज्य में प्रवेश कर सकते थे। उनकी युद्ध क्षमता को देखने के बाद अजाक्स को पता चल गया कि वे केवल ज़ोरोचेस्टर प्रांत के कारण प्रतिबंधित थे। जब तक वे येलरसेस्टर प्रांत में जाते हैं, वे आसानी से राजा के दायरे में घुस सकते हैं। हालांकि अजाक्स को यह समझ में नहीं आया कि वे क्यों रुके। क्या इसका कारण यह है कि वे ज़ोरोचेस्टर प्रांत नहीं छोड़ सकते?
एड्स बाय पब फ्यूचर। अधिकांश साधकों के लिए जिस स्थान पर वे पैदा हुए थे उसका उनके लिए बहुत महत्व था और वे उसे आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और अजाक्स केवल यही कारण सोच सकता था कि घुमक्कड़ साधक ज़ोरोचेस्टर प्रांत को क्यों नहीं छोड़ रहे थे। एल्डर एलेक और एल्डर सिवॉर्ट दोनों येलरसेस्टर प्रांत में चले गए, और यदि मेरा अनुमान सही है तो वे राजा के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो वे ज़ोरोचेस्टर प्रांत में वापस नहीं आ पाएंगे। अजाक्स ने इस बारे में सोचा और यह जांचना चाहा कि येलरसेस्टर प्रांत में प्रवेश करने के बाद वह उनके बारे में जो सोचता था वह सही था या गलत। यद्यपि राजा क्षेत्र के साधक अपनी खेती को सील करके ज़ोरोचेस्टर प्रांत में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन दीर्घकाल में यह उनके लिए बहुत असुविधाजनक होगा। इसलिए अधिकांश राजा क्षेत्र के साधक अपनी साधना को अल्पावधि के लिए बंद करने की विधि का उपयोग करते हैं और अपना कार्य समाप्त करने के बाद वे चुपचाप अपने प्रांतों में वापस लौट जाते हैं। चूंकि सभी राक्षस राजा मारे गए हैं, केवल राक्षस प्रेरित ही बचा है। जब तक वह प्रकट होता है मैं उसे मार सकता हूं और येलरसेस्टर प्रांत जा सकता हूं। अजाक्स अभी येलरसेस्टर प्रांत में प्रवेश नहीं करना चाहता था, क्योंकि अभी भी उसे मारने के लिए एक राक्षस प्रेरित बचा हुआ था। मालिक, जब अजाक्स राक्षस प्रेरित के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हुए अपने विचारों में खोया हुआ था तो उसने जाल की आवाज को अपने सिर में प्रेषित करते हुए सुना। यह क्या है? अजाक्स ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नज़र के साथ पूछा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों सुनहरे राक्षस राजाओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों थीं। राक्षस प्रेरित हमें वापस बुला रहा है, बड़े भाई जाल ने अजाक्स को उत्तर देते हुए कहा। अब हम क्या करें? चूंकि वे अजाक्स के गुलाम बन गए थे, इसलिए उन्होंने अजाक्स से आगे क्या करना है इस बारे में आदेश मांगा। ओह, तो ज़ोरोचेस्टर प्रांत पर आक्रमण के बारे में क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है? अजाक्स ने भौहें सिकोड़ते हुए दोनों सुनहरे राक्षस राजाओं से राक्षस प्रेरित के बारे में पूछा। मुझे लगता है कि उसे हम दोनों को छोड़कर बाकी सभी स्वर्ण राक्षस राजाओं की मौत के बारे में पहले से ही पता चल गया होगा, इसलिए वह चाहता है कि हम जल्द से जल्द वापस लौट आएं। ऐसा लगता है कि वह महान दानव दुनिया में वापस जाने वाला है। जाल और काल दोनों ने राक्षस प्रेरित की योजना के बारे में अपने विचार बताए, जिससे अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। तो अब बात यहीं खत्म? क्या अब ज़ोरोचेस्टर प्रांत पर कोई आक्रमण नहीं होगा? अजाक्स ने चेहरे पर भावशून्य भाव के साथ पूछा, क्योंकि वह इस बात से खुश या दुखी नहीं था कि दानव प्रेरित ज़ोरोचेस्टर प्रांत पर अपना आक्रमण रोक रहा था। ठीक है, तुम वापस जा सकते हो, मैं समय समय पर तुमसे संपर्क करूंगा। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने दोनों स्वर्ण राक्षस राजाओं को राक्षस प्रेरित के पास लौटने को कहा। लेकिन गुरु, आप हमसे संपर्क कैसे करेंगे? और क्या होगा अगर दानव प्रेरित या दानव सम्राट हमारी राक्षसी चेतना में आपकी आत्मा की छाप देख लें? दोनों राक्षस भाई इस बात से चिंतित थे कि राक्षस सम्राट या अन्य लोगों को उनके मनुष्यों के गुलाम बनने के बारे में पता चल जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो उन्हें सभी राक्षसों के सामने धीमी और दर्दनाक मौत दी जाएगी, ताकि ये दिखाया जा सके कि यदि उन्होंने राक्षस जाति को धोखा दिया तो क्या होगा। आत्मा की छाप के बारे में चिंता मत करो, यहाँ तक कि राक्षस सम्राट भी तुम्हारे शरीर में मेरी आत्मा की छाप को महसूस नहीं कर पाएगा। अजाक्स जानता था कि राक्षस भाई किस बात को लेकर चिंतित थे, इसलिए उसने उनसे कहा कि वे इस बारे में चिंता न करें और आगे कहा, मैं आपसे कैसे संपर्क करूंगा? यह इन वस्तुओं के साथ है, आपसे इन वस्तुओं के माध्यम से संपर्क करूंगा। ये शब्द कहते हुए अजाक्स ने 2 ताबीज निकाले जो उसने व्यापार क्षेत्र में खरीदे थे। डिंग। आइटम का नाम, विश्वस्तरीय संचार तावीज़। उपयोग, तावीज़ों की एक जोड़ी जो उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देती है, चाहे वे कहीं भी हों। नोट, धूल में बदल जाने से पहले इसे केवल 3 बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ताबीजों के बारे में एक सरल जानकारी अजाक्स के सामने प्रकट हुई जब उसने एक ताबीज जाल को दिया जो राक्षस भाइयों में सबसे बड़ा था। ये है, स्वर्ण दानव राजाओं को ताबीज के बारे में पता नहीं था और उन्होंने अजाक्स से इसे लेते समय इसके बारे में पूछा। क्या सच में? हालांकि जब अजाक्स ने उन्हें ताबीज के उपयोग के बारे में समझाया तो वे उसे लेने से पहले एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गए। एक बात याद रखना कि हम इन तावीज़ों से केवल 3 बार ही संवाद कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसका इस्तेमाल तब करें जब आप मुझसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहें। अंततः अजाक्स ने ध्वनि संचरण का उपयोग बंद कर दिया तथा सामान्य स्वर में बोलने लगा। इसके अलावा मैंने तुम्हें जो साधना तकनीक दी है उसका उपयोग करके साधना करो। जब तक तुम इसे साधना करते हो तुम भी राक्षस सम्राट बन सकते हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। साथ ही उन्होंने स्वर्णाग्नि राक्षसी शोधन साधना तकनीक का भी उल्लेख किया और उन्हें अपनी नियमित साधना तकनीक के बजाय इसे साधने के लिए कहा। चूंकि यह एक साधना तकनीक थी जो विशेष रूप से स्वर्ण राक्षसों के लिए तैयार की गई थी, इसलिए अजाक्स को इसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी। इसके अलावा उसके दानव दास जितने मजबूत होंगे, भविष्य में वह उतना ही शक्तिशाली बन जाएगा। यही कारण है कि उसने उच्च स्तरीय किंवदंती ग्रेड साधना तकनीक को ऐसे ही दिया। हाँ गुरुजी,
हम अवश्य ही इसकी खेती करेंगे और इसकी योग्यता सिद्ध करेंगे। दोनों स्वर्ण राक्षस राजाओं ने अजाक्स को प्रणाम किया और फिर शापित जंगल के मध्य भाग में भागकर राक्षस प्रेरित के पास चले गए। यद्यपि उन्हें अभी तथाकथित स्वर्ण अग्नि राक्षसी शोधन तकनीक की महानता का साक्षात्कार होना बाकी था, फिर भी अजाक्स के शब्दों से उन्हें साधना तकनीक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त हुआ जो उनके लिए उन शब्दों को कहने के लिए पर्याप्त था। यदि वे वास्तव में राक्षस सम्राट बन सकते तो उन्हें स्वयं को अजाक्स का दास कहलाने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि ब्रह्मांड में सम्राट क्षेत्र साधक को शीर्ष साधक माना जाता है, चाहे वह निम्न स्तर का हो, मध्य स्तर का हो या उच्च स्तर का सम्राट हो, चाहे वह मानव हो या राक्षस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क सिर्फ इतना है कि सम्राट क्षेत्र साधक बनने से साधकों के लिए बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं, क्योंकि इससे साधक का जीवनकाल 1000 वर्ष से बढ़कर 5000 वर्ष हो जाता है। राक्षसों ने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि ऐसे लोग को कैसे प्राप्त किया जाए, चाहे वह धार्मिक तरीका हो या पापपूर्ण तरीका। यहाँ तक कि यदि उन्हें अपने परिजनों को भी मारना पड़े तो भी राक्षस आमतौर पर तनिक भी नहीं हिचकिचाते। उनके लिए सम्राट के राज्य तक पहुँचने के लिए किसी मानव का गुलाम बनना बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं था। भाई, क्या ये वास्तव में एक उच्च स्तरीय किंवदंती ग्रेड साधना तकनीक है? जब वे वापस द्वार की ओर दौड़ रहे थे तो छोटे दानव काल ने अपने भाई से उनके गुरु से प्राप्त साधना तकनीक के बारे में पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, मालिक झूठ क्यों बोलेगा, हम तो पहले से ही उसके गुलाम हैं और अगर वह इतनी कीमती चीज़ न भी दे तो भी हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। जाल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, चाहे यह उच्च स्तरीय किंवदंती ग्रेड साधना तकनीक थी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बस इसे आजमाते हैं और इसके प्रभावों का पता लगाते हैं। ठीक है भाई, काल ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि अब अजाक्स के पास उन्हें मारने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वे पहले से ही उसके गुलाम थे और वह उन्हें केवल एक विचार से ही मार सकता था। इसलिए अजाक्स के लिए उन्हें मारने के लिए साधना तकनीक का उपयोग करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि अगर यह वास्तव में एक उच्च स्तरीय किंवदंती ग्रेड साधना तकनीक है तो मुझे लगता है कि हमें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी और एक सम्राट के मार्ग का अनुसरण करना होगा। एक क्षण सोचने के बाद जाल ने गंभीरता से अपनी आवाज़ काल तक पहुंचाई। मेरा मतलब है, हमें सम्राट से थोड़ी दूर रहना होगा और अपनी स्वयं की सेना बनानी होगी जो वर्तमान राक्षस सम्राट को धोखा देने के लिए तैयार होगी। जाल को पता था कि उसके पहले के शब्द काल के लिए समझना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उसने रास्ते में अपनी योजना विस्तार से बताई। भाई, क्या हम सचमुच ऐसा कर सकते हैं? जाल की योजना सुनने के बाद काल आश्चर्यचकित हुआ, उत्साहित हुआ और साथ ही उसका दिल चिंतित हो गया, क्योंकि उसने जाल से इसके बारे में पूछा। सब कुछ इस खेती तकनीक पर निर्भर करता है, जाल ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देते हुए कहा। हालांकि बेहतर होगा कि आप अभी से इस पर अधिक उम्मीदें न रखें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम खेती शुरू नहीं कर देते। ठीक है भाई, काल ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसकी आंखों में वह अभी भी उस दिन के बारे में कल्पना कर रहा था जब वह और उसका भाई दोनों राक्षस सम्राट बन जाएंगे और वर्तमान स्वर्ण राक्षस सम्राट को उखाड़ फेंकेंगे। उद्धरण काल के बड़े भाई के रूप में जाल ने काल की आंखों में भाव आसानी से पहचान लिया और जान गया कि वह क्या सोच रहा है। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और अपने छोटे भाई को उसके लक्ष्य और सपने पूरे करने दिए। मुझे आशा है कि ऐसा दिन सचमुच जल्द ही आएगा। जाल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और वे दोनों उस गुफा की ओर लौटने के लिए अपनी गति बढ़ा दी जहां से वे आए थे। दरअसल अजाक्स को उस जगह के बारे में पहले से ही पता था। हालांकि गुफा के अंदर दानव प्रेरितों के पास उसकी पूरी शक्तियां होंगी और अजाक्स जानता था कि वह एक पल में मारा जाएगा। इसलिए उसने नायक बनने की कोशिश नहीं की और किसी अन्य समय राक्षस प्रेरितों से लड़ने का निर्णय लिया। शापित जंगल के भीतरी भाग में अंततः मैं येलेसिस्टर प्रांत में प्रवेश कर सकता हूँ। अजाक्स ने राहत की सांस ली और अपना शरीर थोड़ा सा तान दिया। डिंग, स्वर्ण दानव सम्राट की योजना को नष्ट करें, मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, मेजबान को एक छोटे विश्वकोर और एक सामान्य विश्वकोर से पुरस्कृत किया जाता है। डिंग, उपलब्धि रेटिंग औसत थी, इसलिए कोई अतिरिक्त पुरस्कार जारी नहीं किया जाएगा। उद्धरण जल्द ही अजाक्स के दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला आए और आखिरी नोटिफिकेशन ने उसे अवाक कर दिया। अवाक रह गया क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि ऐसा सिस्टम के साथ हुई उसकी थोड़ी सी लड़ाई के कारण हुआ था। हालांकि उसने ज़्यादा परेशान नहीं किया क्योंकि मुख्य पुरस्कार तो उसे ही मिला था। सामान्य विश्वकोर के साथ मैं स्तर 3 का कुलीन सामान्य साधक बन सकता हूं। हालांकि आइए उन सभी का उपयोग करने से पहले उनमें से अधिक को इकट्ठा करें। वर्तमान अजाक्स के लिए वह पहले से ही निम्न स्तरीय राजा क्षेत्र के साधकों के खिलाफ आसानी से जाने में सक्षम था और वर्तमान में उसके पास कोई खतरा नहीं था। इसलिए उसने उनमें से कुछ और एकत्र करने के बाद सामान्य विश्वकोर का उपयोग करने के बारे में सोचा। इसके अलावा मैं इसका उपयोग तब भी कर सकता हूं जब मैं गंभीर रूप से घायल हो जाऊं, क्योंकि विश्वकोर को अवशोषित करने से गंभीर चोटों को भी ठीक करने की अतिरिक्त क्षमता मिलती है।
चून की राक्षसों ने कुछ ही दिनों में येलरसेस्टर प्रांत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, इसलिए अजाक्स ने सोचा कि राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में एक सामान्य विश्वकोर का होना काफ़ी मददगार होगा। न केवल उसे तुरंत उपचार मिल सकेगा, बल्कि उसकी ताकत भी थोड़ी बढ़ जाएगी। येलरसेस्टर प्रांत में प्रवेश करने का समय आ गया है। मिशन से प्राप्त पुरस्कारों की जांच करने के बाद अजाक्स ने येलरसेस्टर प्रांत में प्रवेश करने के बारे में सोचा। डिंग, वर्तमान में अवरोध शापित जंगल के भीतरी भाग में गहराई तक जा रहा है। डिंग, बाधा को पार करने की आपकी क्षमता तभी काम करती है जब आप बाधा के 10 मीटर के दायरे में हों। इससे पहले कि वह सिस्टम से इसके बारे में पूछ पाता, सिस्टम ने कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन भेजकर उसे बैरियर की ओर दौड़ने को कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और अपने पीछे आत्मिक जानवरों के समूह को देखा। आदिम वानर राजा, डायमंड सेंटोर, पंखों वाला अनुबिस और तूफानी ऑक्टोपस। वानर राजा को छोड़कर शेष 3 आत्मा जानवर राजा थे जो शापित जंगल के भीतरी भाग में 7वें, 8वें और 9वें स्थान पर स्थित प्रदेशों पर शासन करते थे। अजाक्स ने सोचा कि दानव प्रेरित के खिलाफ लड़ते समय उसे उनकी आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि चून की दानव प्रेरित ने ज़ोरोचेस्टर प्रांत पर आक्रमण करने की अपनी योजना रद्द कर दी थी, इसलिए वे बिना किसी लाभ के शापित जंगल के बाहरी भाग में आ गए। सभी लोग, हमने सफलतापूर्वक आक्रमण को रोक दिया है। आप सभी अपने क्षेत्रों में वापस जा सकते हैं और तब तक आराम कर सकते हैं जब तक मैं आपको अगली बार नहीं बुलाता। अजाक्स ने तीनों आत्मिक पशु राजाओं को चले जाने का आदेश दिया और उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से वापस लौटने से पहले अपना सिर हिलाया। जब तक दरबाउद्र वापस नहीं आ जाता, आपको इस क्षेत्र की देखभाल करनी होगी। इसके बाद उसने वानरों के राजा की ओर देखा और उससे अपना ध्यान रखने को कहा। चून की आदिम वानर राजा उसका पालतू आत्मिक पशु नहीं था, इसलिए अजाक्स केवल उसकी सेवाओं का अनुरोध ही कर सकता था। बेशक, मैं जाऊंगा। तो भाई अजाक्स, आप कहाँ जा रहे हैं? आदिम वानर राजा ने गैमोंट के इलाके की देखभाल करने में अजाक्स की मदद करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। मैं येलरसेस्टर प्रांत जा रहा हूँ। चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान के साथ अजाक्स ने आदिम वानर राजा को उत्तर दिया और पूछा, क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे? मजाक बंद करो भाई अजाक्स। येलरसेस्टर प्रांत का बैरियर पहले ही बंद हो चुका है और अब तुम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। आदिम वानर राजा ने अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं ये कैसे करता हूं? यदि आप अनुसरण करते हैं। भाई अजाक्स, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो। हालांकि इससे पहले कि अजाक्स अपनी बात पूरी कर पाता, आदिम वानर राजा ने अजाक्स को बीच में ही टोक दिया, क्योंकि वह बोल रहा था, मुझे अभी याद आया कि मेरी किसी के साथ डेट है। मेरी किस्मत अच्छी हो। मैं जो नहीं हूँ। धन्यवाद, मुझे अब जाना होगा। आदिम वानर राजा वास्तव में बहुत उत्साहित लग रहा था और उसने अजाक्स की बात सुनने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह शापित जंगल के भीतरी भाग में भाग गया। ये वानर। अजाक्स दौड़ते हुए आदिम वानर राजा की आकृति देखकर परेशान और चिढ़ गया। हालांकि अगले ही पल उसने अपना सिर हिलाया और सोचा, मैं अभी येलरसेस्टर प्रांत में प्रवेश करूंगा। अपने मन में यह विचार लेकर अजाक्स भी शापित जंगल के भीतरी भाग में भागा, क्योंकि अवरोध शापित जंगल में और भीतर की ओर बढ़ रहा था। अल्पविराम। येलरसेस्टर प्रांत में फ्लटन शाही परिवार के अतिथि भवनों के सामने। जब बैंगनी पत्थर की दुनिया भर से आए प्रतिभाशाली लोग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम पंजीकृत करा रहे थे, तो पॉलिन और लेवी अपने साथ आए बुजुर्गों के समूह के साथ एक पेड़ की छाया में खड़े थे। चूंकि पॉलिन और लेवी समनकर्ता थे, इसलिए उनकी पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित एरिक चच की धूप के चश्मे की आदत एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है। बैरन ट्रम्प का सच सामने आ गया है और हर कोई इसे जानता है। यद्यपि यह प्रक्रिया बहुत तेज नहीं थी, क्योंकि विशेष पंक्ति में भी बहुत सारे समनकर्ता थे, फिर भी सामान्य पंक्ति की तुलना में इसे बहुत तेज माना गया। अरे, क्या ये येलरसेस्टर प्रांत का प्रसिद्ध चोर नहीं है? जब वे अपने मित्रों की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे थे, तो दूर से एक अहंकारी आवाज आई जिसने शाही सेवकों सहित क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। प्रसिद्ध चोर, क्या वह किसी नरक में छिपा हुआ नहीं है? येलरसेस्टर प्रांत के सभी शाही सेवक और प्रतिभाशाली लोग आवाज के मालिक की ओर देखते हुए सुनाई देने वाली आवाज में बुदबुदाए। हाँ, उसे एक आयामी दरार में छिपना था जो 2 प्रांतों, येलरसेस्टर और ज़ोरोचेस्टर को जोड़ती थी। हालांकि ऐसा लगता है कि वह प्रतियोगिता में भाग लेने आया था। नीले रंग के वस्त्र पहने एक युवक ने लेवी की ओर देखा जब वह ये शब्द कह रहा था। क्या ये वही लेवी है जिसने शाही परिवार से स्वर्गीय जड़ी बूटी चुराई थी? शाही सेवक ने युवक का पीछा किया और लेवी को देखा जिसके चेहरे पर गुस्सा था। उसी समय वह लेवी के पास गया और पूछा, क्या तुम्हें शाही सामग्री चुराने के बाद अपना चेहरा दिखाने में शर्म नहीं आती?
चूंकि तुमने वापस आने का साहस किया है, इसलिए तुम्हें शाही दरबार में ले जाया जाएगा, जहां यह तय किया जाएगा कि तुम्हें क्या सजा मिलेगी। शाही सेवकों ने लेवी को बोलने या कार्य करने का कोई मौका नहीं दिया क्योंकि 1 दर्जन से अधिक शाही सेवकों ने लेवी को घेर लिया था। मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है, क्यों न हम इस बारे में बात करें। सेवॉर्ड लेवी के सामने खड़ा हुआ और प्रमुख शाही सेवक से विनम्रतापूर्वक पूछा। राजकीय सेवकों के काम में बाधा डालने के कारण उसे एक तरफ धकेल दो और ले आओ। क्या तुम्हारी हिम्मत है? अचानक जब सेवॉर्ड ने ये शब्द कहे तो उसके शरीर में तीव्र दबाव उत्पन्न हुआ। सेवक ने बहुत ही उच्च और शक्तिशाली होने का दिखावा किया। हालांकि सेवॉर्ड, जिसे श्रद्धेय रक्षक के रूप में भी जाना जाता था, लेवी के सामने खड़े होकर उनके घमंड को सहन नहीं कर सका। इससे भी अधिक, उन्होंने उन शब्दों को धीमी और गहरी आवाज में कहते हुए अपने चरम कुलीन सामान्य क्षेत्र साधना दबाव को भी प्रदर्शित किया। आप सभी राजसेवक क्रोधित हो गए जब उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति उनका विरोध करते हुए साधना का दबाव बना रहा है। ये राज परिवार के प्रति पूर्ण अनादर है। चुप रहो, अपनी साधना का दबाव छोड़ो और एक तरफ खड़े हो जाओ। शाही सेवक के मुखिया ने अपने दांत पीसते हुए सेवॉर्ड से खेती का दबाव डालना बंद करने को कहा, क्योंकि उसकी खेती केवल स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र की थी और सेवॉर्ड के मुकाबले, जिसके पास बहुत अधिक युद्ध का अनुभव था, शाही सेवक का सिर मुश्किल से खड़ा रह पाता था। क्या आप किसी को विश्व की प्रसिद्ध बैंगनी पत्थर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? हालांकि सेवॉर्ड ने अपनी साधना के दबाव को वापस नहीं लिया क्योंकि सभी शाही सेवकों का दम घुट रहा था, जबकि सेवॉर्ड ने कुछ शब्द बोले जिससे वहां खड़े सभी लोग उत्सुकता से सेवॉर्ड को देखने लगे। आवारा साधकों को लेवी के अतीत के बारे में कैसे पता नहीं चल सका? शिष्य चयन समारोह में शामिल होने से पहले लेवी ने उन्हें येलरसेस्टर प्रांत में उसके साथ हुई सारी बातें बता दी थीं और बताया था कि कैसे फ्लटन साम्राज्य ने उसे उस बात के लिए फंसाया था जिसे उसने चुराया ही नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार उन्हें अजाक्स से मिलने और ज़ोरोशेस्टर प्रांत में आने से पहले 2 प्रांतों ज़ोरोशेस्टर और येलरसेस्टर को जोड़ने वाली आयामी दरार को छुपाना पड़ा था। ये जानने के बाद भी कि लेवी येलरसेस्टर प्रांत में वापस नहीं जा सकता, आवारा साधकों ने उससे वादा किया कि उसे कुछ नहीं होगा और यहाँ तक कहा कि जब तक वह अपनी युद्ध क्षमता दिखाएगा और प्रतियोगिता में अच्छी रैंकिंग प्राप्त करेगा, तब तक कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुटोंग। उसी समय एक के बाद एक शाही सेवक नीचे गिरने लगे क्योंकि वे सेवॉर्ड के दबाव को नहीं झेल पा रहे थे और शाही सेवक के सिर को छोड़कर कोई और नहीं बचा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? शाही सेवक के मुखिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और सेवॉर्ड की ओर देखते हुए कहा, वह शाही परिवार द्वारा वांछित अपराधी है। यदि आप परेशानी में नहीं पड़ना चाहते तो मेरा सुझाव है कि आप अपनी साधना का दबाव वापस लें और एक तरफ चले जाएं। मैं आपकी बेशर्मी भरी हरकतों को नज़रअंदाज कर दूंगा। यहाँ तक कि जब वह मुश्किल से खड़ा था तब भी शाही सेवक का मुखिया अहंकारी था, जैसा कि वह हमेशा होता था, तथा सेवॉर्ड को एक तरफ हटने का मौका दे रहा था। चूंकि तुम पहले ही कह चुके हो कि मैंने कुछ बेशर्मी भरा काम किया है, तो मुझे लगता है कि मैं एक कदम आगे जाकर तुम्हें मार सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो? सेवॉर्ड ने शाही सेवक के सिर का उपहास किया और धीरे धीरे शाही सेवक के सिर की ओर बढ़ गया। क्या मैं आज मर जाऊंगा? शाही पहरेदार कहाँ हैं? क्या वे इसका आनंद ले रहे हैं जबकि हम शाही सेवक इस किसान द्वारा परेशान किए जा रहे हैं? जैसे ही सेवॉर्ड शाही सेवक के सिर के करीब पहुंचे, उन्हें साधना के दबाव के कारण सांस लेने में परेशानी हो रही थी और उन्हें लगा कि अगर यह जारी रहा तो वह मर जाएंगे। शाही सेवक, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, केवल सेवक थे जो ज्यादातर गैर लड़ाकू चीजों की देखभाल करते थे। हालांकि शाही रक्षक अलग थे क्योंकि उनके पास अच्छी युद्ध कौशल के साथ साथ अच्छी खेती भी थी। हालांकि शाही सेवकों और शाही रक्षकों के बीच आपसी तालमेल अच्छा नहीं था और उनके बीच कई बार छोटी मोटी लड़ाइयां होती थीं। इसलिए राजसेवक के मुखिया ने सोचा कि राजरक्षक जानबूझकर उसे बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सभी दर्शक सेवॉर्ड और शाही परिवार के मुखिया की ओर देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या सेवॉर्ड वही करेगा जो उसने अभी कहा था। ज़रोचेस्टर प्रांत के नीच साधकों, निम्न स्तर के साधकों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना बंद करो। जब शाही सेवक को लगा कि वह मरने वाला है, तभी पास की विशाल दीवार से एक शांत आवाज आई और नकाबपोश लोगों का एक समूह दीवार से कूद पड़ा और उन्होंने सेवॉर्ड को घेर लिया। शाही रक्षक, मैं सोच रहा था कि वे कब दिखेंगे। ऐसा लगता है कि यह अच्छा शो खत्म होने वाला है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर वे थोड़ी देर से आते तो वे ज़रोचेस्टर प्रांत के एक किसान की हिम्मत देख पाते जिसने शाही सेवकों में से एक का सिर काटने की हिम्मत की थी। यह अफसोस की बात है। अरे, शो अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि शाही सेवकों का दमन करने वाले उस साधक को उसके किए की क्या सज़ा मिलेगी? मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। देखते हैं कि क्या वह अब भी शाही रक्षकों का विरोध करेगा या शाही रक्षकों के सामने नम्र बन जाएगा। अधिकांश दर्शकों ने देखा कि अच्छा शो समाप्त हो गया है।
हालांकि जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अच्छा शो शुरू होने वाला है और वे चेहरे पर दिलचस्प भाव लिए इसे देखना जारी रखे। नीच किसान। जहां तक सिवॉर्ड का प्रश्न है, उसने शाही रक्षकों के कप्तान की बातें सुनकर अपनी बाहें उठाईं और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। हाँ, यदि आप ज़ोरोचेस्टर प्रांत से हैं तो आप लेलिसेस्टर प्रांत के किसानों की नज़र में एक तुच्छ किसान के अलावा कुछ नहीं हैं। शाही रक्षकों के कप्तान ने सिवॉर्ड का मजाक उड़ाया। हालांकि जब उसने देखा कि सिवॉर्ड अभी भी उसकी ओर बिना किसी डर के देख रहा था तो वह चिढ़ गया। यह एक ज्ञात तथ्य है कि ज़ोरोचेस्टर प्रांत किसी भी राजा क्षेत्र के साधकों को पैदा नहीं कर सकता है और स्पष्ट रूप से इसे अन्य प्रांतों के साधकों की नज़र में एक नीच प्रांत माना जाता है। हाँ, तुम्हारी बात सही है। अचानक सभी को आश्चर्यचकित करते हुए सिवॉर्ड पागलों की तरह हंसने लगा जब उसने शाही रक्षकों की ओर देखा जो उसे और लेवी को घेरे हुए थे। फिर उसने शाही रक्षकों के कप्तान की ओर देखा। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? मैं सिवॉर्ड ज़ोरोचेस्टर प्रांत का एक मामूली किसान हूँ, आपको द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे रहा हूँ। क्या आप शाही रक्षकों के कप्तान इसे स्वीकार करने का साहस रखते हैं? सिवॉर्ड के इन शब्दों से सभी आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि हर कोई शाही रक्षकों के कप्तान की ओर देख रहा था कि वह इसे स्वीकार करेगा या नहीं। सिवॉर्ड ने अपने पूरे जीवन में शक्तिशाली परिवारों और संप्रदायों के खिलाफ जाकर उनके अहंकार को ठेस पहुंचाई ताकि वे उसकी चुनौती स्वीकार कर सकें और फिर वह दिखा सके कि वे तथाकथित महान परिवार और शीर्ष संप्रदाय अजेय नहीं हैं और उन्हें आसानी से हराया जा सकता है। उसने यहाँ भी वही रणनीति अपनाई और उसे पूरा विश्वास था कि शाही रक्षकों का कप्तान द्वंद्व युद्ध के लिए उसकी चुनौती को अस्वीकार नहीं करेगा। कारण सरल था, शक्तिशाली परिवारों और संप्रदायों के साधक स्वाभाविक रूप से सोचते थे कि वे उसी प्रांत के अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं और एक निम्न प्रांत के अनाम साधक की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा वर्तमान में बहुत सारे साधक उनकी ओर देख रहे थे और यदि उसने चुनौती स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो राजपरिवार ही उसे दंडित करेगा और उसे राजरक्षकों के निम्नतम स्तर पर पदावनत कर देगा या वे उसे राजसेवक भी बना सकते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। साथ ही मैं पूरे प्रांत में हंसी का पात्र बन जाऊंगा। शाही रक्षकों के कप्तान ने एक क्षण के लिए सिवॉर्ड और लेवी की ओर देखने से पहले चुपचाप अपने मन में सोचा, हाँ, क्यों नहीं, चलो फिर लड़ाई करते हैं। हालांकि उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम उस चोर को मुझे सौंप दो। शाही रक्षकों की एक इकाई के कप्तान टिमोथी ने चुनौती स्वीकार कर ली। हालांकि उसने सिवॉर्ड से कहा कि वह पहले लेवी को सौंप दे, तभी वह उसके साथ द्वंद्व युद्ध कर सकेगा। वाह, ये दिलचस्प होने वाला है। क्या आपको लगता है कि इस नीच प्रांत के किसान के पास शाही रक्षकों के कप्तान के खिलाफ कोई मौका है? अरे, क्या तुम प्रांत में क्या हो रहा है इस पर नज़र नहीं रखते? क्या तुम कैप्टन टिमोथी की खेती के बारे में जानते हो? यह क्या है? आप किस चट्टान के नीचे रह रहे हैं? कप्तान बनने के लिए न्यूनतम साधना निम्न स्तरीय राजा क्षेत्र थी और कप्तान टिमोथी एक दशक पहले कप्तान बन गए थे। भले ही यह असंभव है कि वह एक मध्यम स्तर का राजा क्षेत्र साधक बन जाएगा, लेकिन इससे उसकी साधना पहले से ही स्थिर हो गई होगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर वह एक ऐसे साधक से लड़ता है जो अभी तक राजा क्षेत्र साधक नहीं बना है, तो कौन जीतेगा? इसके अलावा वह किसान एक निम्न स्तरीय प्रांत से है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लड़ाई कौन जीतता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि वह लड़ाई में कितने समय तक टिक सकता है। हमेशा की तरह सिवॉर्ड और टिमोथी को देखते हुए दर्शक आपस में बातें करने लगे। और मैं उसे क्यों सौंपूं? सिवॉर्ड ने दर्शकों की ज्यादा परवाह नहीं की और चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ टिमोथी से पूछा। लेवी नाम का वह युवक शाही खजाने से एक स्वर्गीय सामग्री चुराने के लिए वांछित है, इसलिए आपको उसे सौंपना होगा क्योंकि महामहिम स्वयं उसकी सजा बता सकते हैं। टिमोथी ने जब सिवॉर्ड को इस बारे में समझाया तो वह शांत था। अपने राजा का नाम इस्तेमाल करना बंद करो। महाराज ने कहा है कि उन्होंने लेवी को पहले ही माफ कर दिया है। अंत में सिवॉर्ड ने ये शब्द कहते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई, जिससे टिमोथी और उसके आसपास के सभी लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि उसके किए के बाद महाराज उसे यूं ही माफ कर देंगे? टिमोथी को सिवॉर्ड की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हालांकि अंदर ही अंदर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दूसरा पक्ष शुरू से ही बहुत ऊंचा और शक्तिशाली दिख रहा था और उसने शाही सेवकों और शाही रक्षकों के प्रति डर का एक भी संकेत नहीं दिखाया। क्या वह महामहिम से संबंधित है या क्या? नहीं, यह असंभव है। अगले ही क्षण उन्होंने उस विचार को अस्वीकार कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि सिवॉर्ड का उस निम्न प्रांत के किसी व्यक्ति से परिचित होना असंभव था। बकवास, ये देखो। सिवॉर्ड ने कहीं से एक स्क्रॉल मंगाया और उसे टिमोथी की ओर फेंका। ये प्रतियोगिता का निमंत्रण है जो सभी को मिला है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? उस पुस्तक को देखने के बाद तिमुथियुस का संदेह पूरी तरह दूर हो गया और वह हंसने लगा। तुम बेवकूफ़ हो या क्या? उस स्क्रॉल में हाईलाइट की गई लाइनें तो देखो, उसके बाद देखते हैं कि तुम क्या कहने वाले हो।
जब सिवॉर्ड ने देखा कि कैसे तिमोथियुस शाही रक्षकों का कप्तान बन गया तो उसे सिरदर्द होने लगा और उसने तिमोथियुस से उस पुस्तक की जांच करने को कहा। टिमोथी ने हंसना बंद कर दिया और अपनी भौहें ऊपर उठाकर यह जांचने का सोचा कि सिवॉर्ड को अपनी बातों पर इतना भरोसा क्यों था। लेस देन फ्लटन परिवार द्वारा वांछित युवा प्रतिभाओं को माफ कर दिया जाता है और वे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रांत में वापस आ सकते हैं। यदि उन युवा साधकों को प्रतियोगिता में अच्छी रैंकिंग मिलती है तो शाही परिवार उन्हें अच्छी सेना रैंक देगा और यहाँ तक कि उन्हें परिवार में भर्ती भी करेगा। ग्रेटर दैन। यह स्क्रॉल पर हाईलाइट की गई पंक्तियों को पढ़ने के बाद टिमोथी ने भौहें सिकुड़ी और स्क्रॉल को बंद करके उसे सिवॉर्ड को वापस दे दिया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और उससे माफी मांगो। लेवी अब शाही परिवार का वांछित अपराधी नहीं है। तिमोथियुस ने सिवॉर्ड से कुछ नहीं कहा, इसके बजाय वह राज सेवकों के मुखिया पर चिल्लाया। क्या? राजसी सेवकों के मुखिया सहित सभी दर्शक उन शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। मुझे खेद है। फिर भी राज सेवक के प्रधान ने लेवी से क्षमा मांगी, अपनी गलती के कारण नहीं बल्कि तिमोथियुस के कारण। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो टिमोथी उसे मारने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल कर सकता है और शाही परिवार उसे इसके लिए सजा नहीं देगा। इसलिए बिना किसी विकल्प के उसने लेवी और सिवॉर्ड से माफी मांगी। अच्छा, अब आप पीछे हट सकते हैं। सिवॉर्ड ने शाही सेवकों के मुखिया का उपहास किया और टिमोथी की ओर देखा। तो फिर क्या आप द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हैं? इससे पहले कि सिवॉर्ड कुछ कह पाता, टिमोथी ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए उससे पूछा। वास्तव में सिवॉर्ड ने सोचा कि तिमोथियुस उतना बुरा नहीं है जितना वह दिखता था, क्योंकि उसने अन्य अभिमानी साधकों की तरह उनके लिए चीजें कठिन नहीं बनाईं। हालांकि जब उसने टिमोथी के चेहरे पर भाव देखा तो सिवॉर्ड को पता चल गया कि टिमोथी क्या योजना बना रहा था। चूंकि तुम अपनी हार के लिए बहुत उत्सुक हो तो चलो लड़ो। सिवॉर्ड हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता था। शाही रक्षकों के कप्तान, आपको उससे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने कर्तव्य पर वापस जाएं। अचानक एक घमंडी आवाज ने टिमोथी को आदेश दिया, जिसने अपना सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चला गया। येलरसिस्टर प्रांत के जंगलों में से एक में स्वूश, बीच हवा में एक द्वार खुला और अजाक्स उसमें से बाहर आया। उसके चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर थी, क्योंकि यह पहली बार था जब वह अवरोध को पार करने के लिए अपनी क्षमता का प्रयोग कर रहा था। उनकी जिज्ञासा का एक अन्य कारण येलरसिस्टर प्रांत के बारे में था। प्रकृति का ये सार, इसकी शुद्धता ग्रेड 3 मौलिक स्वर्ग के समान ही होनी चाहिए। किसी भी अन्य साधक की तरह जिसने भी येलरसिस्टर प्रांत में प्रवेश किया, पहली चीज जो अजाक्स ने देखी वह थी प्रकृति का सार और यहाँ तक कि उसकी आंतरिक दुनिया में मौजूद तात्विक स्वर्गों के साथ तुलना। इसके अलावा इस प्रांत के कानून ज़ोरोचेस्टर प्रांत की तुलना में बहुत स्पष्ट हैं। वास्तव में ज़ोरोचेस्टर प्रांत में अजाक्स को कोई स्पष्ट कानून महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वहां बहुत अधिक गड़बड़ी थी। हालांकि प्रांत में कानूनों को महसूस करने के बाद अजाक्स को लगा कि जब तक वह इस प्रांत में खेती करता है, वह बिना किसी समस्या के कुछ वर्षों में एक कानून लागू कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं, येलरसिस्टर प्रांत में बहुत सारे राजा क्षेत्र साधक हैं। मुझे आश्चर्य है कि ज़ाकास्टर प्रांत में प्रकृति और कानूनों का सार कितना शुद्ध है, क्योंकि इसे बैंगनी पत्थर की दुनिया का शीर्ष प्रांत कहा जाता है। इसके बाद अजाक्स ने शीर्ष प्रांत के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसे उस प्रांत में जाना चाहिए, इस उम्मीद में कि वह थोड़े समय में एक नए साधक कानून को जागृत कर सकता है। पर्पल स्टोन की दुनिया में केवल 3 प्रांत थे, जिसमें ज़ोरोचेस्टर प्रांत अंतिम स्थान पर था और ज़ाकास्टर प्रांत पहले स्थान पर था। जहां तक येलरसिस्टर प्रांत की बात है तो वह बीच में था। चूंकि येलरसिस्टर प्रांत में पहले से ही प्रकृति और कानूनों का इतना शुद्ध सार था, इसलिए ज़ाकास्टर प्रांत में प्रकृति के सार की शुद्धता और भी अधिक होगी। इसलिए अजाक्स ने प्रतियोगिता के बाद उस प्रांत में जाने का फैसला किया और दानव आक्रमण समाप्त हो गया। अब समस्या यह है कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। अजाक्स ने उन विचारों को दूर रखते हुए अपने आसपास के वातावरण को देखा, जो विशाल वृक्षों से भरा हुआ था। यह अवश्य ही जंगल होगा। विशाल वृक्षों को देखने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा। हालांकि अगले ही क्षण उसने ये चिंता करना छोड़ दिया कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। इसके बजाय उसने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं अपने राजा के राज्य के किसी उड़ने वाले सवार को बुला लूं। अजाक्स अंततः एक भक्षक ईगल राजा को बुलाने के लिए उत्साहित था, जो वर्तमान में प्रोफिस के अंतरिक्ष क्षेत्र में रह रहा था। प्रोफिस, बाहर आओ और केल को बुलाओ। एक विचार के साथ अंतरिक्ष तत्व आत्मा अजाक्स के पीछे प्रकट हुई, जिसने एक विशाल भक्षक बाज को बुलाया। चूंकि वह प्रांत द्वारा अपने राजा क्षेत्र के आत्मिक जानवरों को बुलाने से प्रतिबंधित नहीं था, इसलिए अजाक्स येलरसिस्टर प्रांत में रहते हुए उनमें से एक को अपने वाहन के रूप में बुलाना चाहता था। फिर भी अजाक्स ने केवल एक भक्षक बाज राजा को बुलाया तथा शेष 10 भक्षक बाज राजाओं को नहीं बुलाया, क्योंकि वह अपने शत्रुओं को आश्चर्यचकित करना चाहता था। इसके अलावा वह उन्हें तब बुलाने वाला था जब दानवों का आक्रमण शुरू हो गया था, क्योंकि उसे सिस्टम से अगला मिशन पहले ही मिल चुका था। चीख!
भक्षक उकाब ने इतनी तेज चीख मारी कि आसपास के सभी आत्मिक जानवर उस स्थान से दूर भाग गए। चलो घूमते हैं और आसपास के इंसानों को ढूंढते हैं। अजाक्स के मन में कोई विशेष लक्ष्य नहीं था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, हालांकि वह इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था क्योंकि उसने भक्षकबाज को अपनी इच्छानुसार दिशा में उड़ने के लिए कहा। हाँ मास्टर, भक्षकबाज राजा कैड ने अपना सिर हिलाया और अविश्वसनीय गति से एक विशेष दिशा में उड़ गया। आइए अब मिशन का विवरण देखें। इससे पहले उसने मिशन के विवरण को ठीक से नहीं देखा था क्योंकि उसे अवरोध को ढूंढना था। चूंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए अजाक्स ने येलरसेस्टर प्रांत पर दानव के आक्रमण के बारे में अपना नवीनतम मिशन खोला। डिंग मिशन, पर्पल स्टोन विश्व को बचाना। खतरे की रेटिंग S। मिशन पुरस्कार, सिस्टम अपग्रेड, बैंगनी पत्थर की दुनिया का रक्षक। अतिरिक्त पुरस्कार, सामान्य विश्वकोर और छोटे विश्वकोर जो होस्ट की पूर्णता दर पर निर्भर करते हैं। मिशन विफलता, काय और विश्वासघाती शीर्षक। नोट, सिस्टम होस्ट को छोड़ देगा और दूसरा उपयुक्त होस्ट ढूंढ लेगा। विवरण, 5 राक्षस सम्राटों ने 3 निजी राक्षस प्रेरितों, 100 उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं के साथ साथ हजारों निम्न और मध्यम स्तरीय राजा क्षेत्र राक्षस साधकों को भेजा है। जहां तक राजा क्षेत्र से नीचे के राक्षसों की बात है तो वे अनगिनत हैं। 5 राक्षस सम्राट शक्तिशाली राजा मनुष्यों को मारना चाहते हैं और अन्य को गुलाम बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर वे बैंगनी पत्थर की दुनिया पर विजय पाने की योजना बना रहे हैं। जल्द ही अजाक्स के सामने एक बड़ी होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई। क्या बकवास है। इस S खतरे रेटिंग मिशन के पुरस्कार अच्छे हैं, लेकिन विफलता का क्या मतलब है? चूंकि S खतरा रेटिंग वाला मिशन एक खतरा रेटिंग वाले मिशन की तुलना में बहुत कठिन है, इसलिए अजाक्स ने अनुमान लगाया कि पुरस्कार बहुत बड़े होंगे और साथ ही मिशन की विफलता कठोर होगी। हालांकि जब अजाक्स ने देखा कि उसे 2 सबसे खराब खिताब मिलेंगे और साथ ही सिस्टम के उसके शरीर को छोड़ने की भी संभावना है। सिस्टम, क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि जब तक मैं जीवित हूं तुम मेरा शरीर नहीं छोड़ सकते? क्या तुम जाने से पहले मुझे मारने की सोच रहे हो? यद्यपि अजाक्स को यह नहीं पता था कि उन उपाधियों का क्या प्रभाव होगा, फिर भी उसने उनके बारे में अधिक नहीं सोचा क्योंकि वह उन पुरस्कारों को पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था। इसके बजाय उन्होंने गंभीर स्वर में सिस्टम से कुछ पूछा। डिंग, जैसा कि मैंने मेज़बान से वादा किया था, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा और आपकी हर संभव मदद करूंगा। तब अजाक्स ने चेहरे पर प्रश्न चिन्ह बनाते हुए पूछा। जब उसे यह सिस्टम मिला तो उसने जो सीखा उसके अनुसार सिस्टम ने उसे बताया कि जब तक होस्ट मर न जाए तब तक इसे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि यह उसे मारे बिना उसके शरीर से कैसे निकलेगा। डिंग, सिस्टम पहले ही 3.0 तक अपग्रेड हो चुका है और यह इतना शक्तिशाली है कि जब चाहे होस्ट के सिस्टम को छोड़ सकता है। ओह, अजाक्स को थोड़ा आश्चर्य हुआ, हालांकि वह चिंतित नहीं था क्योंकि उसे सिस्टम के बिना भी अपनी यात्रा जारी रखने का काफ़ी आत्मविश्वास मिला था। मैं दारबाउदर को महसूस कर सकता हूँ। अचानक अजाक्स को दारबाउदर की उपस्थिति का आभास हुआ और उसने भक्षकबाज राजा का मार्गदर्शन किया। अजाक्स को इसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि जब तक वह चिंतित नहीं था तब तक सिस्टम उसे छोड़ देने की धमकी देता रहा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह मिशन में असफल हो जाएगा, इसके बजाय वह दानव सम्राटों को पर्पल स्टोन दुनिया पर आक्रमण करने से रोकने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। बेशक यह मनुष्यों की वजह से नहीं था, इसके बजाय वह पर्पल स्टोन दुनिया का रक्षक बनना चाहता था। सामान्य बौने दुनिया के रक्षक के रूप में अजाक्स बैंगनी पत्थर की दुनिया के लिए रक्षक की स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए जाहिर है उसके लिए मिशन को पूरा करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना स्वाभाविक था। इसके अलावा मिशन के लिए एक सिस्टम अपग्रेड और अतिरिक्त छोटे और सामान्य विश्वकोर भी थे जिसे अजाक्स नज़रअंदाज नहीं कर सका। दारबाउदर निकट है। अपने विचारों के बीच अजाक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई परिचित उपस्थिति मिल गई हो, जिससे वह थोड़ा उत्साहित हो गया। क्या मुझे उसे यहीं आने के लिए कहना चाहिए? अजाक्स ने सोचा कि वह बर्बर को अपने पास बुलाए। हालांकि इस बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि उसके लिए वहां जाना बेहतर होगा, बजाय इसके कि वह दारबाउदर को इधर उधर भागने के लिए कहे। केल, घूमो और पूरी गति से उड़ो। क्योंकि अजाक्स अपनी साधना को बढ़ाने के लिए विश्वकोर को अवशोषित करता है, उसकी इंद्रियां एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच जाती हैं। यहाँ तक कि जब वह ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था तब भी वह दारबाउदर और अन्य लोगों की उपस्थिति को महसूस कर सकता था जिनके साथ उसने काफ़ी समय बिताया था। उनमें से दारबाउदर निश्चित रूप से उनमें से एक था क्योंकि उसने अजाक्स के साथ बहुत समय बिताया और कई बार बातचीत की। इसके अलावा वह अजाक्स का नौकर था और सिस्टम ने अजाक्स को बिना किसी समस्या के दारबाउदर और उसकी भावनाओं को समझने में मदद की। एड्स बाय पब फ्यूचर। चीख। जल्द ही भक्षकबाज राजा अविश्वसनीय गति से उड़ा और उस स्थान पर पहुंच गया जहां अजाक्स ने अनुमान लगाया था कि दारबाउदर रह रहा है। वह जंगल के बीच में क्यों आएगा? अजाक्स को यह महसूस नहीं हुआ कि वहां कोई मानव बस्ती है।
फिर भी वह ये देखने के लिए नीचे कूद पड़ा कि दरबाउद्र जंगल के बीच में क्या कर रहा था। यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पक्का आभास हो रहा है कि दरबाउद्र यहीं कहीं आसपास है। अजाक्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे दरबाउद्र की उपस्थिति का एहसास हुआ। डिंग, निम्न स्तरीय लीजेंड ग्रेड अवरोध का पता चला है। क्या आप इससे गुजरना चाहते हैं? थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद अजाक्स को एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर अजाक्स की भौहें तन गईं, क्योंकि उसने सोचा इस जंगल के बीच में एक अवरोध। इसके अलावा यह अवरोध इतना विशाल है कि राजा क्षेत्र के साधक भी इसे शायद ही देख पाते, और इसमें प्रवेश करना तो दूर की बात है। हालांकि अजाक्स पर ऐसे प्रतिबंध नहीं थे, क्योंकि वह प्रांतों के बीच की बाधाओं को भी पार कर सकता था। निम्न स्तरीय लीजेंड ग्रेड बाधा का तो जिक्र ही न करें। जल्द ही वह इस बात को जानने के लिए उत्सुक हो गया कि अवरोध के अंदर क्या है, क्योंकि उसने एक ही शब्द प्रवेश के साथ अवरोध को पार करने की अपनी क्षमता का प्रयोग किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वूश। अचानक अजाक्स वहां से गायब हो गया और भक्षक बाज राजा को जंगल में अकेला छोड़ गया। वह कहाँ गया? भक्षक गरुड़ राजा उस स्थान को देखकर भ्रमित हो गया जहां कुछ क्षण पहले अजाक्स खड़ा था। प्रोफिस, क्या तुमने देखा कि गुरु कहाँ गए? आंखों में चिंता भरे भाव के साथ भक्षक चील राजा ने अंतरिक्ष तत्व आत्मा से पूछा, जिसके चेहरे पर भी वही चिंता भरे भाव थे। हालांकि ये केवल कुछ ही क्षणों तक चला और फिर जैसे ही उसे अजाक्स से एक ध्वनि संदेश प्राप्त हुआ, वह शांत हो गया। मास्टर अभी भी यहीं हैं, लेकिन वे एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। प्रोफिस ने शांत भाव से भक्षक बाज राजा को उत्तर दिया। हालांकि बाज राजा अभी भी शांत नहीं हो पाया। जब स्वामी गुप्त क्षेत्र में अकेले हों तो आप शांत कैसे रह सकते हैं? क्या होगा यदि गुप्त क्षेत्र में उनके साथ कुछ हो जाए? भक्षक गरुड़ राजा चिंतित था, क्योंकि उसने ये शब्द अंतरिक्ष तत्व आत्मा से कहे थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। प्रोफिस कुछ क्षण के लिए चुप रहा और कुछ सोचने लगा। और भी, मेरे सभी भाई और मेरा राजा अभी भी आपके गुप्त स्थान के अंदर हैं। यदि कोई राजा क्षेत्र साधक है तो मास्टर के पास उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली कोई नहीं है। केल ने प्रोफिस को सोचने का कोई मौका नहीं दिया और उसने अपनी सारी चिंताएं बता दी तथा बताया कि वह अजाक्स की सुरक्षा को लेकर क्यों चिंतित था। यदि यह ज़ोरोचेस्टर प्रांत होता तो केल को बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, क्योंकि उस प्रांत में राजा क्षेत्र के साधक होते। हालांकि वर्तमान में वे एलरसेस्टर प्रांत के अंदर थे और राजा क्षेत्र के साधक यहाँ दुर्लभ नहीं हैं। इसके अलावा यदि गुप्त क्षेत्र का कोई स्वामी है तो इससे अजाक्स के लिए और भी अधिक समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए सब कुछ सोचकर प्रोफिस को भी सिरदर्द होने लगा, क्योंकि वह बाधा में प्रवेश करने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ था। क्या आप एक स्थानिक तात्विक प्रणाली नहीं हैं? कुछ ऐसा करें कि हम इसमें कैसे प्रवेश कर सकें। केल, जो आमतौर पर अन्य तात्विक आत्माओं के प्रति बहुत सम्मान रखता था, अब प्रोफिस पर चिल्ला रहा था। हालांकि प्रोफिस उससे कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि भक्षक बाज राजा की चिंताएं गलत नहीं थीं। चलो देखते हैं। ऐसा कहने के बाद प्रोफिस ने बिना समय बर्बाद किए वहां आंखें बंद करके जमीन पर बैठ गया। अगले ही क्षण उसके चारों ओर की प्रकृति का सार उसके शरीर में समा गया और उसके चारों ओर के स्थानिक नियम स्पष्ट होने लगे। स्वूश। हालांकि अगले ही सेकंड में प्रोफिस ने अपनी आंखें खोल दी, क्योंकि वह एक बार फिर स्थानिक कानून को समझने में असफल रहा। अरे यार, मुझे किसी भी कीमत पर एक स्थानिक समझना होगा। प्रोफिस ने दांत पीसकर एक बार फिर आंखें बंद करके यही प्रक्रिया दोहराई। यद्यपि उसके बाद अजाक्स में शामिल होने वाली तात्विक आत्माएं अपने तात्विक नियमों को सीखने में सक्षम थीं, फिर भी प्रोफिस और हेलो को उन्हें समझने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि स्थानिक और समय के नियम जटिल थे और अन्य नियमों की तुलना में समझना बहुत कठिन था। फिर भी चूंकि अजाक्स गुप्त क्षेत्र में अकेला था, प्रोफिस स्थानिक नियमों में से एक को समझना चाहता था और किसी भी कीमत पर गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। असफलता कोई विकल्प नहीं थी। तारांकन 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 तारांकन